साथ मनोराज सक्सेना। बात सबसे पहले बड़ी खबर की करते हैं, तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत ये कि भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं। बुधवार को उनका वजन करीब 50 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक्स में महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो वहीं अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत भी बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि रात भर वो जॉगिंग करती रही, रेसिंग करती रही ताकि उनका वजन कम हो सके। कुछ खाया पिया नहीं था, रात भर जगती रही और यही वजह थी कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो बेहोश हो गई। लिहाजा उन्हें पेरिस के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर, ओवरवेट होने की वजह से फाइनल नहीं खेल पाए विनेश फोगाट। कुश्ती में उम्मीद थी गोल्ड मेडल जीतने की, लेकिन वो उम्मीद अब पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि अयोग्य घोषित यहां पर ओवरवेट की वजह से विनेश फोगाट को कर दिया गया है। लिहाजा वो फाइनल नहीं खेल पाए। 50 ग्राम ज्यादा विनेश फोगाट का वजन निकला था। तो ओलंपिक से दुखद खबर कही जा सकती है। और WFI प्रेसिडेंट संजय सिंह ने भी कहा है कि हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, विनेश इतना अच्छा लड़ी लेकिन मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। कितनी बढ़िया कुश्ती लड़के वो फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनका ओवरवेट विनेश का उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी। गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। सिर्फ 100 ग्राम का वेट ज्यादा हुआ है ऐसा पता चला है। बहुत ही हमारे लिए तो बहुत दुखद घटना है और हम जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने आदरणीय पीटी उषा जी से बात की है। जिस तरह से फाइनल में प्रवेश की थी, उनका गोल्ड मेडल निश्चित था। रातों रात षड्यंत्र के तहत उनको ओवरवेट घोषित किया गया और इस स्वर्ण पदक से उनको दूर रखा गया। मुझे निश्चित तौर पर इसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा लगता है। पहले भी ओलंपिक संघ पर समय समय पर कई प्रकार के आरोप लगते रहे हैं, जिसमें ड्रॉपिंग्स के केस भी शामिल रहे हैं। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ने भी इसको एक कष्टदायक घटना के रूप में स्मरण किया है। विनेश जी के साथ हुई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी देश की बहुत आस लगी हुई थी कि कुश्ती में मेडल आएगा। पहली महिला रेसलर थी जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी। तो इसमें कई जगह पे ये संदेह जताया जा रहा है कि क्या इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है। लेकिन एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि विनेश फोगाट ने अपने खेल से तमाम हिंदुस्तानियों का, भले वो अभी मेडल की रेस से बाहर हो गई हो, लेकिन उन्होंने दिल जीत लिया है। We are getting reports that like that very sad moment for us, but we are very proud of her. तो कल के तीनों बाउट ठीक थे, तो ऐसे में जो फाइनल तक वो क्वालिफाई कर गई तो कम से कम सिल्वर के लिए तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि विनेश बहुत पास थी गोल्ड के और हमें लग रहा था कि गोल्ड जीतकर वो आएंगे भारत वापस। और पिछले कुछ दौर जो थे बहुत मुश्किल वाले थे उनके लिए भी, और जो हमने देखे हालात, जिन हालातों से वो गुजरी हैं और उस तरीके से गुजरना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज़ को पचाने के लिए। और पर मेरे लिए वो विजेता है।
तो चैंपियंस की चैंपियन कहा जा रहा है, विजेता कहा जा रहा है विनेश का आगे क्या होगा, ये हर भारतीय जानना चाहता है। विनेश को आयोग को घोषित किए जाने के बाद अब आगे क्या होगा वो आपको दिखाते हैं। अब फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट, एक तो ये बात तय हो गई है, और अब वो किसी भी पदक के लिए दावेदार भी नहीं है, यानी कि न सिल्वर न गोल्ड। इसके साथ साथ यानी कुल मिलाकर बात ये हुई कि अब विनेश फोगाट को खाली हाथ देश वापस लौटना होगा। इसके साथ यही नहीं, अब भारतीय दल फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? विनेश फोगाट अगर आयोग घोषित हुई हैं, उसके मायने क्या हैं, आगे क्या होगा, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा रहे हैं। वो किसी भी पदक के लिए दावेदार नहीं है, ना ही सिल्वर ना ही गोल्ड, यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि अब वो खाली हाथ विनेश फोगाट यानी कि स्वदेश उन्हें लौटना पड़ेगा। अब भारतीय दल फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं कर सकता है। विनेश फोगाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक पोस्ट किया है और उन्होंने ढांढस बताते हुए, हौसला अफजाई करते हुए कहा कि विनेश आप भारत का गौरव है, गर्व है। आज जो झटका लगा उससे दुख हुआ है, मेरे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों के जरिए मैं इस दुख को, इस पीड़ा को बयां कर सकूं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, और ढांढस बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप चैंपियंस की चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव है, गर्व है। आज जो घटनाक्रम हुआ उससे मैं दुखी हूं और इस दुख को मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। तो वही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी पेरिस ओलंपिक से भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के बाहर होने पर उनका हौसला बढ़ाया है। कहा कि विनेश विजेता की तरह एक बार फिर वापसी करेंगी, हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहने वाला है। तो अमित शाह कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप विजेता के तौर पर वापसी करेंगी और हमारा पूरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहने वाला है। तो एक दुख, लेकिन इन सबके बीच में, दुख की घड़ी में लगातार हौसला बढ़ाते हुए ये पोस्ट कई मंत्रियों के सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद भावुक पोस्ट लिखा और इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी ये पोस्ट आप देखिए, जिसमें वो पूरे हिम्मत बताते हुए नजर आए हैं विनेश फोगाट को, और साथ ही कह रहे हैं कि आप उम्मीद है विजेता के तौर पर स्वदेश लौटेंगी। ये वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं, हालांकि वीडियो कब का है, लेकिन वो काफी एक्साइटेड, उत्साहित नजर आ रही हैं और कह रही हैं गोल्ड लाना है। अपनी मां से बात करती हुई वो कह रही हैं कि गोल्ड लाना है, लेकिन अब जाहिर तौर पर गोल्ड की जो उम्मीद थी वो कुल मिलाकर खत्म हो गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IOA की अध्यक्ष पीटी ऊषा से बातचीत की है और विनेश के मसले पर भारत के सभी विकल्पों के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने पीटी ऊषा से विनेश के मामले में मदद करने के लिए सभी विकल्पों का पता लगाने के लिए भी कहा। उन्होंने पीटी ऊषा से कहा है कि उनकी अयोग्यता के संबंध में एक मजबूत विरोध दर्ज कराएं, यानी कि पेरिस कमेटी, जो ओलंपिक की कमेटी है, उसके सामने आप पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज कराएं। जो भी सभी विकल्प हैं उनको तलाशें और उनका इस्तेमाल करें। पीटी ऊषा, जो कि आपको बता दें कि IOA की अध्यक्ष है, उनसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी मांगी है। वहीं विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। महावीर जी, क्या बताया गया, आपको क्या कारण दिया गया है, पर्टिकुलर कारण विनेश को डिस्क्वालीफाई करने का? जो सुबह वजन हुआ था उसका, जो 150 ग्राम वजन फालतू ज़्यादा रह गया, इसका डिस्क्वालीफाई होकर। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या इंडियन साइड ने अपनी तरफ से, जो कोचेस थे उन्होंने कुछ कोशिशें की, क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूल्स के हिसाब से तो ये हो गई, रूल के हिसाब से। इसमें सही गलत की बात नहीं रहती है, मैं समझता हूँ, क्योंकि रूल्स का इसके अंदर पूरा हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल रूल का हवाला है।
अभी मैं जानता हूं कि आपके लिए बड़ा मुश्किल क्षण है ये, क्योंकि उस गोल्ड पदक तक इतने नजदीक पहुंच के डिस्क्वालीफाई होना एक बहुत बड़ा झटका है। आपकी आंखों में आंसू, आप ऑलरेडी इतने परेशान नजर आ रहे हैं। अब क्या आगे के लिए क्या रहेगा रणनीति? बस आगे के लिए तो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे। बस 28 के ओलंपिक की तैयारी करेंगी। अच्छा, आप विनेश से अभी, हालांकि चंद मिनट हुए इस खबर को आए, क्या विनेश से बात हो पाई है या किसी से उस खेमे में बात हो पाई है? क्योंकि आप बता रहे थे आपके भतीजे भी गए हैं वहां पे। ना, जो बेटी संगीता है बजरंग, उससे समाचार मिला था। अच्छा, तो उन्होंने, बजरंग ने और संगीता ने कुछ बताया आपको कि अभी क्या उनका मानसिक स्थिति है विनेश की? क्या वो अभी किस तरीके से इस खबर से कोप कर रही है? मेडल, 2 गोल्ड मेडल नजदीक और ये घटना घट जाती है तो कोई भी ले, क्या बीतती उसके अंदर। लेकिन सिल्वर से क्या संतुष्टि? अब तो इस बार सिल्वर से ही संतुष्टि रखनी पड़ेगी, ये समझ आ रहा है? नहीं, कोई मेडल नहीं। कोई मेडल नहीं जी। तीन का तड़का में बात करेंगे आफत बनी बारिश की। आधे हिंदुस्तान में बारिश ने अपना कहर बरपाया हुआ है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं बादल फटने के बाद आई तबाही में अब तक कई लोग अपने आशियाने खो चुके हैं, तो कई लापता लोगों की अब भी तलाश जारी है। उधर केदार घाटी में सेना का बनाया हुआ अस्थायी पुल मंदाकिनी नदी में बह गया है। उत्तराखंड के केदार घाटी में देर रात जमकर बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिसकी वजह से सेना का बनाया हुआ अस्थायी पुल बह गया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड को जोड़ने वाला अस्थायी पुल एक दिन पहले ही सेना ने बनाया था। घाटी में एक बार फिर जमकर बारिश हुई है। देर रात उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश हुई, तो रुद्रप्रयाग में जमकर बारिश हुई है, जिसकी वजह से केदार घाटी में भीमबली, लिंचोली, केदारनाथ धाम, सोनप्रयाग समेत कई हिस्सों में बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सेना का बनाया हुआ जो अस्थायी पुल था सोनप्रयाग में, वो भी बह गया। और यही वजह है कि पानी का जलस्तर जो बड़ा था वो 7-8 फीट ऊपर आ गया था, और इसी वजह से सेना ने जो एक दिन पहले अस्थायी पुल बनाया था वो देर रात बह गया। और उस अस्थायी पुल के बहने के बाद जो स्थिति थी, किसी को भी रेस्क्यू वहां से या आवाजाही जो है वो रोक दी गई थी, क्योंकि वो आवाजाही करने के लिए बनाया गया था। मंदाकिनी नदी का आप जलस्तर देखेंगे, बिल्कुल उफनती हुई मंदाकिनी इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश का अलर्ट होने के बाद नदियों का पानी, उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और मंदाकिनी नदी में ये कहा जा रहा है कि देर रात बारिश से जमकर यहाँ पर उसका जलस्तर बढ़ा है। उसके अलावा जो पानी है बढ़ने के अलावा बारिश का भी अलर्ट दिया गया है। और इस वजह से केदार घाटी में जिस तरह से मौसम खराब है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम खराब होने की वजह से जो हेली सेवाएं थी, जिसे मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि आज से वो हेली सेवाओं के जरिए केदारनाथ धाम यात्रा को शुरू करेंगे, सुचारू करेंगे, वो भी नहीं हो पाई है, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, घना कोहरा जो वहां पर फॉग था वो लगा हुआ है। तो वहीं मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिसके बाद रेलवे विभाग को ट्रैक क्लियर कराने के लिए 2 पंप की मदद लेनी पड़ी। वहीं पानी भरा होने के चलते कई ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई। ये रेलवे ट्रैक है, लेकिन आपको रेलवे ट्रैक नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि लबालब इस पर पानी भरा हुआ है। लिहाजा कैसे ट्रेनों की आवाजाही हो, ये चिंता बढ़ी और रेलवे विभाग ने 2 पंप लगाकर पानी की निकासी की, तब जाकर यहां से रेल को रवाना किया गया। उधर केरल में बादल फटने के बाद आई तबाही के बीच अपनों की तलाश अभी भी जारी है। सूजीपाड़ा में वायुसेना ने झरने में फंसे कर्मचारी को रेस्क्यू किया। सैलाब आने के बाद से फंसे हुए थे कर्मचारी। वायुसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर और रस्सी के सहारे सभी की जान बचाई। वहीं गुजरात के डांग में भारी बारिश के बाद गीरा धोध झरने में पानी काफी बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से झरने के पास ना जाने की अपील की है। तो नदी नाले हो या फिर झरने लगातार उफान पर हैं। डांग में भारी बारिश के बाद गीरा धोध झरना, जहां पर पानी लबालब है, पानी का जलस्तर का यानी कि स्तर बढ़ा हुआ है, और जिला प्रशासन ने ऐसे में लोगों से झरने के आसपास
ना जाने की अपील की है। वहीं प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में बारिश की वजह से मकान गिरने की खबर भी सामने आई है। पहला मामला आपको बता रहे हैं बूंदी से। यहां पर भावपुरा गांव में एक मकान के गिर जाने से 2 बहनें मलबे के नीचे दब गईं, जिसमें एक की मौत हुई तो दूसरी बच्ची घायल हो गई। घायल बच्ची को इलाज के लिए कोटा रेफर किया गया है। और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये राजसमंद से आई है। पीपली नगर पंचायत में तेज बारिश की वजह से एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि मकान में पति और पत्नी बैठकर बात कर रहे थे कि इसी दौरान अचानक मकान की छत गिर गई। सोमवार को